मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। ಜಪಾನಿലേക്ക് ಸ್ವಾಗತಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ऑपरेशन सिंदूर बधाई. मोदी जी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी तेरा नाम रहेगा. हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं. हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. मोदी जी प्रणाम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी. भारत माता की जय. मोदी जी भारत बहुत अच्छा लगा सुना. मोदी 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 मोदी. भारत माता की. अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए.
श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दयाशंकर सिंह जी, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक टी राम जी और अन्य सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, और बाढ़ से प्रभावित सभी काशी के नागरिकगण, बाढ़ एक आपदा है और इससे बचाव के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। लेकिन उस सब के बावजूद आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अतिवृष्टि होती है और अत्यधिक बरसात के कारण जब ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खड़ी होती है। काशी में भी वरुणा जी के तट पर हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भशम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् हारार्दिक्यमहं गुरुमे वस्यमे वरदा भव कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि मादेश्वरि गंगा दिव्यै नमः जलेनासीतलीकरणं पात्रमध्ये सितं तोयां भ्रामितं देवी गोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं। वाराणसी के बड़ी प्यारी क्षेत्र में टंडन नर्सिंग होम में नेत्रदाता परिवार का हुआ सम्मान समारोह। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नेत्रदाता परिवार के लोग उपस्थित थे। वहीं वाराणसी के कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया जो अपने नेत्र दान महाकल्याण पर जो है कि उन्होंने तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई और निबंध भी लिखे। इस अवसर पर टंडन नर्सिंग होम के चेयरमैन अनुराग टंडन ने लोगों को किया सम्मानित। मुख्य अतिथि के तौर पर शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी थे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि अशोक धवन और अमरीश सिंह भोला भी शामिल थे, जिस पर उनको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने बच्चों को केशव चिलान जी को बुला अपने बच्चों को सिर्फ इतना कहेंगे, कलयुग में महाभारत में जब भगवान कृष्ण 56 अध्याय अर्जुन जी को बता रहे थे। आइए किशोर भैया, हमारे बीच में शहर के बहुत बड़े उद्योगपति आदरणीय केशव जोलान जी उपस्थित हैं। इस समय इन्होंने अपनी पत्नी के मरणोपरांत नेत्रदान को कराया। ये संस्था जब से नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाई है तब से केशव जोलान जी, जलान शब्द से आप समझ गए होंगे, जलान फैक्ट्री हूँ। हर बच्चे को स्कूल की पढ़ाई के बाद अगर वो 8 से 10 घंटा व्यक्तिगत पढ़ेगा, वो देख तो ले वो क्या बनना चाहता है, निश्चित बनेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये नेत्रदान पखवाड़ा का पहला चरण है। इसके दूसरे चरण में उन व्यक्ति लोग जो आए हैं जिन्होंने अपने परिवार में किसी के मरणोपरांत नेत्रदान किया है, तो उनका सम्मान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान हमारे बच्चों का है, क्योंकि ये भारत के भविष्य हैं। तो इन भविष्य से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर एक दायित्व देते हैं कि इस देश से कार्निया अंधत्वता को मिटाने में मदद करें। तो ये कार्निया अंधत्वता क्या है? जैसे पूरी की पूरी किसी की अगर आंख खराब है
तो पूरी आंख नहीं बदली जाती। लोग बड़ा कंफ्यूज है, बच्चों तुम लोग भी कंफ्यूज हो। जो यहाँ की टीचर्स हैं वो बच्चों को समझाएं। कोई मर जाता है तो लोग क्या समझते हैं, जैसे जिंदे जिंदे किडनी निकाल के बेटे को किडनी दे दिया, लीवर दे दिया। पूरी आंख नहीं दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जैसे ये मेरी घड़ी देख रहे हो ना, तो इसमें एक शीशा लगा है आर पार का। जब मरीज मरता है तो इसको कॉर्निया सभी बच्चों से आग्रह है कि लाइन में एक तरफ से आते जाएं। भागीदारी करी है। क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल, जोरदार तालियां इस स्कूल के लिए। एम्बिशन एकेडमी नरबतपुरा, यहाँ के भी कई स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। छोटे से रिक्वेस्ट में हमारी माता जी चंद्रकला पाड़िया जी, जो कि बहुत ही लर्नड लेडी है, वाइस चांसलर रह चुकी हैं, देश विदेश में इनका नाम है। इन्होंने अभी अपने घुटने का ऑपरेशन कराया, उसके पश्चात भी अपने बेटे की बात मानने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। टंडन जी के द्वारा जो काफ़ी सराहनीय प्रयास विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, उसका परिणाम आप देख रहे हो। कितने व्यापक पैमाने पे लोग जो है यहाँ पे आए हैं। उनके प्रयास से काशी में अन्य क्षेत्रों में जो है नेत्र दान के प्रति लोगों के प्रति जागरूक करना, नेत्र दान कराना पहले बहुत कठिन काम हुआ करता था, लेकिन आपके प्रयास से आपने जो गति दी है, आपके प्रयास से काशी में व्यापक पैमाने पर लोग जागरूक हुए हैं और नेत्रदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो है उन परिवारों का सम्मान हुआ है जिन लोगों ने अपने परिवार का नेत्रदान कराया था। ये काफ़ी सराहनीय कदम है। मैं बाबा विश्वनाथ से, मां अन्नपूर्णा से, बाबा काल भैरव से प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार से जो अभियान आदरणीय डॉक्टर अनुराग चाचा ने चलाया है वो इसी प्रकार से चलता रहे और इसका लाभ उन नेत्रहीनों को प्राप्त होता रहे जिनके लिए उस पर प्रयासरत रहे हैं। तो आपके द्वारा हजारों लोगों को जो इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आज की इस अवसर पर मैं मंगलमय कामना करते हुए धन्यवाद करता हूँ कि आपने आयोजन करके उन सभी नेत्रदान दाता परिवार को आपने सम्मानित किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र। मैं आज ये किस तरह का कार्यक्रम था आपका? आज एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जो 40वां नेत्रदान सम्मान समारोह में मैं उम्मीद नहीं किया था कि बनारस के बच्चे और बनारस की जनता इतने उत्साहपूर्वक नेत्रदान जागरूकता प्रोग्राम में अपनी सहभागिता निभाएगी। ये कितने वर्षों से चल रहा है डॉक्टर साहब ये नेत्रदान? सर, जब से ये 2009 से आई बैंक की स्थापना हुई है, इसके पूर्व हमारे पिताजी 26 जनवरी को एक गेट टुगेदर करते थे। ये 16 साल चला ऊपर छत पे। उनके मरणोपरांत हमारे दिमाग में एक बात आई कि पिताजी की स्मृति में कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए। उन्होंने नेत्रदान के लिए लायंस आई बैंक की स्थापना की, तो मैंने पिताजी के गुजरने के तुरंत बाद 26 जनवरी का कार्यक्रम जो पिताजी करते थे उसको मैंने उनकी स्मृति में नेत्रदान दाता सम्मान समारोह रखा। इससे दो फायदा हुआ। हमारे पिताजी कट्टर बनारसी थे और जितना समर्पण वो नेत्रदान के प्रति देते थे, आप विश्वास कीजिए, हम कमरे में सोते थे, 9 बजे शेखर आते थे। आज उनकी स्मृति करके मेरे आंखों में इस बात का आंसू है। शेखर आते थे, वो कमरे में हमसे पहले उठ जाते थे। आप जानेंगे जब तक वो जिंदा थे, नेत्रदान की जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ को वही लिखवाते थे। जब तक हम आए हैं, हम कुछ लिखवाना चाहें, बस बाप थे ना। शायद हम बहुत भाग्यशाली बेटे हैं कि हमने अपने पिताजी से खूब डांट सुनी है। मैं उससे भी बहुत भाग्यशाली हूँ
मैं कैलाश टंडन का पुत्र हूँ। मैं उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। एक बाप अपने बेटे को कितना प्यार कर सकता है, अगर कोई देखे तो वो कैलाश टंडन से देखे। जो वो डांटते थे, उस डांट में भी उनका प्यार छुपा रहता था। तो वो लायंस आई बैंक के और नेत्रदान के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक थे, तो मैंने उनके गुजरने के बाद कहा कि नहीं, अब साल में एक फंक्शन लोग के उनकी तिथि पे कीजिए। वो नेता थे, वो जननायक थे, वो हर पार्टी के नेता थे। ठीक है, वो कांग्रेस से जीते, कांग्रेसी थे, लेकिन वो एक ऐसे नेता, कांग्रेसी नेता थे, उनको भाजपा वाले मानते थे, उनको सपा वाले मानते थे, उनको कौन नहीं मानता था। मुलायम सिंह तो कैलाश भैया बोलते थे, ऐसा नेता थे, सबके लिए वो नेता थे। तो मैंने कहा उनका नाम हमेशा अमर रहे, तो उनकी स्मृति में स्वर्गीय कैलाश टंडन लायंस आई बैंक के संस्थापक की स्मृति में, तब से मैंने 17 से गुजरने के बाद लगातार उनकी स्मृति में मैं यहाँ पर ये सम्मान समारोह करता हूँ। उनको बनारसी एक कहते हैं ना कि वो क्लाउन जी बैठे हैं, बहुत बड़े वकील साहब बैठे हैं, ये जानते होंगे। असली बनारसी जो हैं थे पक्के माहौल में, वो धीरे 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 ख़त्म हो रहे हैं। उसी कड़ी में एक कैलाश टंडन जी भी थे। वो खाने में कम, लोगों को खिलाने में उनको जो मज़ा आता था, बुला बुला के पकड़ अशोक इधर आया। और वो ऐसा नहीं है कि ताज होटल का खाना पसंद करते थे। का यार गुरु दीना का बना लो, टंडन जी से आलू चाप बचा बनावा, 2-4 तो खाया जाए। कहीं भी खड़े होकर गोलगप्पा, आलू चाप, ठेठ बनारसी, और जनता के लिए 24 घंटा अवेलेबल। भाई थोड़ा सा, हर आदमी ये भगवान है, थोड़ा सा वो कभी कभी किसी को गुस्से में कुछ बोल देते थे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। जान दे, मैं बनाना चाहता हूँ, अगर कोई उनका दोस्त यार है तो वो सुन ले, कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। इसीलिए उनका कर्म, मेरी माता जी का कर्म, जब किसी का बुरा ही नहीं करेंगे, बोलने से हम कह देंगे तो को गोली मार देंगे तो आप मर गए क्या, बोलिए आप मर गए। वो ऐसे ही थे, हम तो को देख ले तो छापा मरवाए इनकम टैक्स का, इंदिरा गांधी से कह तो दिया, अगला बुरा मान गया। अब ना कौन इंदिरा गांधी, कौन छापा, कह के चले आए, गुस्सा शांत हो गया, बुरा नहीं किया। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आपको नेत्रदान की प्रेरणा आपको अपने पूर्वजों से मिली। मेरे पिताजी से मुझे सामाजिक प्रेरणा मिली। मैं एक और बताऊंगा, मैं पढ़ लिख, मैं जैसे अभी आप कहते हैं ना डॉक्टर साहब चलिए इंटरव्यू, अरे बाप रे बाप, कौन भाई को मालूम है, मैं 24 घंटा में घर के बाहर भी निकलता हूँ तो मेरी रूह कांपती है। बचपन से मैं 18 डिग्री टेम्परेचर में अपने कमरे में बैठता, मैं जल्दी निकलता ही नहीं हूँ घर में। जब कहीं जाना आना रहता है तो ड्राइवर से आधे घंटे पहले कहते गड़िया निकालो, उसका AC चालू करो। मुझे गर्म बहुत लगता है, ये कुदरती बचपन से है, तो इतना भी गर्म नहीं लगता कि हम कहीं जाए ना। लेकिन क्योंकि लगातार 5 घंटे से मैं गर्मी में था, जबकि AC चल रहा था, लेकिन मुझे 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब मुझे मज़ा आता है। इसलिए मैंने कहा कि चलिए कमरे में AC देखिए 18 पे अब चल रहा है, अब मुझे बोलने में मज़ा आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब तक कितने लोगों ने नेत्रदान कराया आपके? 10,000 से ज़्यादा। 10,000 से ज़्यादा। अभी किन किन जगहों पे, मतलब देश भर में किन किन जगहों पे आप ये अभियान चलाएंगे? मेरा नेत्रदान का उद्देश्य एक है, मैं अपने शहर में करता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली जाके नेत्रदान तो करा नहीं सकता, हैदराबाद करा नहीं सकता। मैं एक मैसेज देता हूँ ऑल ओवर इंडिया कि अपने अपने क्षेत्र में नेत्रदान कराओ। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी शहर का, सब अपने ही हैं। चलिए, हमारे अगल बगल जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना, वहाँ नेत्रदान नाम क्या होता कोई जानने नहीं करता। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे मित्र हैं बहुत खास, अनिल रस्तोगी, उनके परिवार में 50 नेत्रदान हुआ है। उनके ससुर साहब मरे, जगह का नाम नहीं लूँगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर था। हमको फ़ोन किया, यार हम चाहते हैं कि नेत्रदान हो जाए। तो मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कल कंफर्म करो, यहाँ कोई नेत्रदान नहीं करता। आप जानेंगे, मेडिकल कॉलेज में ट्राई करते रह गए और बाद में बहुत खिसिया के कहे यार नेत्रदान नहीं हुआ। सोचिए, ये मेरे देश के बड़े शहरों का हाल है। क्यों? नेत्रदान में मेहनत करनी पड़ती है, जिगर देना पड़ता है,
समय देना पड़ता समय देना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, जाके हाथ जोड़ के समझाना पड़ता है, तब नेत्रदान होता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से अपनी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज निश्चित रूप से हमारे पिताजी जहाँ भी हैं, बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ। इस पे हमारी मीडिया, हमारे मित्र लोग जो सहयोग करते हैं, हमारे बहुत बचपन के मित्र हैं, आदरणीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी, उनका हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहता है। हमारे आलोक शुक्ला जी DGC पिगना हैं, दीपक मालवीय जी हैं, संदीप चतुर्वेदी जी हैं। ये गोल है, अगर ये गोल हफ्ते लगता है कि ज़िंदगी हम लोग की अधूरी है। क्यों वकील साहब? अगर पता चलता है कि अनुराग टंडन नहीं आए तो फ़ोन करके बुलाया जाता है, अरे शुक्ला जी, हम लोग इनको शुक्ला जी नहीं कहते, हम लोग जी पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी वकील साहब कहाँ हैं? अरे यार देखा वो इधर उधर कहीं घूमत रहो। बनारसी भाषा में हम लोग बात करते जब बैठते हैं मंत्री जी के साथ, नीलकंठ जी का, अरे बुलावा यार, मज़ा नहीं आवा तो खिंचाई किया जाए उनकी। अरे टंडन जी कहाँ? अरे बुलावा जाए, उनका खिंचाई किया जाए। तो हम लोग की एक जगह है कलाधर प्रसाद एंड सन्स, दरवाजा गिरा दिया जाता है, 5 लोग 1 घंटे तक बनारसी, जिसको कहते भाषा में मस्ती, पुरानी यादें, पिक्चरों की बातें। और उस समय नीलकंठ जी हमारे मित्र रहते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही जब दरवाज़ा खुल जाता है तो वो मंत्री बन जाते हैं। ऐसी मित्रता है हमारी नीलकंठ जी के साथ। धन्यवाद। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। इस शिक्षक दिवस पर वाराणसी के शिक्षिकाओं ने और शिक्षकों ने क्या कहा, एक बार आप इसको जरूर सुनें। लेप लगा बोलती है मम्मी, क्या रानी नाम की डॉक्टर है? क्या डॉक्टर है? तो क्या उनको पता है कि हल्दी और चूना लगाने से आप देखेंगे हमारी ब्लड इंटर साफ हो रहा है। अभी देखेंगे आपके सामने ये इंटर से ब्लड आपके साफ हो जाएगा। आपने देखा था कुछ पे ब्लड था, ब्लड को मैं साफ कर रहा हूँ, गंदगी को साफ कर रहा हूँ। अब आपको आंखों के सामने अगर ऐसा बन जाएगा तो आप जरूर कर देना। और एक class 6 and my school name is NCPS New Central Public School NCA and ये न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल कहाँ है आपका? सर ये रामनगर वाराणसी सिहाबीर है। और बेटा आपको क्या अच्छा लगता है? सर मुझे अपना स्कूल पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे आपको पढ़ाई में क्या अच्छा लगता है? सर मुझे पढ़ाई में कौन सा विषय आप ज़्यादा लाइक करते हैं? सर इंग्लिश। इंग्लिश। और खेलकूद में आपको क्या अच्छा लगता है? सर आइस पाइस। आइस पाइस। और खाने में आपको क्या अच्छा लगता है?
स्वीट डिश या स्पाइसी? स्वीट डिश। स्वीट डिश, वेरी गुड। बताइए। My name is Sakshi Chauhan. I am from रामनगर गोलाघाट वाराणसी. My school name is New Central Academy NCA. तो यहाँ मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। ये न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल कहाँ है? ये रामनगर गोलाघाट सियाबिल। तो साक्षी जी आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 8। क्लास 8। Yes, sir. आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ाई में? पढ़ाई में सर हमें SST अच्छा लगता है क्योंकि SST? यस सर। अरे वाह। और खेल कूद में क्या अच्छा लगता है? खेल कूद में तो हमें यहाँ का सभी चीज़ अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पे डांस होता है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए कंपटीशन कराया जाता है। यानी म्यूज़िक आपको पसंद है? म्यूज़िक में डांस? यस सर। और गेम में कोई गेम आपको पसंद है जो आप बहुत खेलना चाहती हूँ? यस सर, कैरम। कैरम, शाबाश। और खाने में कौन सी डिशेस पसंद है? सर खाने में तो यहाँ पे सभी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। आप घर पे खाना खाती हैं तो आप मम्मी से क्या कह के और उसको बार बार बनवाना चाहती हैं कि मम्मी ये बना दो? दाल चावल। दाल चावल। और कोई जैसे बच्चे चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर, वो सब कुछ नहीं? चलिए फिर बहुत अच्छा करती हैं आप साक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से आपके साथ। So question number 6 we have to fill is, okay? Yes, sir. So come to the next question B. What to do in this exercise? Each sentence in the passage has an error. हर एक एक्सरसाइज में एक मिस्टेक्स है और उस मिस्टेक्स को हमें क्या करना है? सही करना, करेक्शन करना है। ओके? So first question is given. Vineet and his friends was walking in field were near their school which was very famous in the town. यहाँ पे दो जो है ब्लैंक्स जगहों पर प्लेसेस हैं और वहाँ पे फील्ड है। ओके? बाकी जो है प्लेसेस का हमें क्या करने हैं? फील्ड करने हैं। ठीक है? और यहाँ पे ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था? स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, राइट? किस में? जनरल में किया था, स्पेसिफिक में किया है एंड देन किसमें किया है? कस्टमाइज में किया। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जनरल वाला क्या होता है? वो एक पूरा का पूरा पैकेज होता है जो कि हमारे यहाँ उस पैकेजेस के अंदर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जिसको हम लोग इकट्ठे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि क्या क्या थे आपके माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रहा था एंड क्या आ रहा था आपका? माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आ रहा था, राइट? इसके अलावा हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें हमने क्या देखा? वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस पे। सम्मानित बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं मुख्तार अहमद न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल NCA का स्कूल हेड हूँ और पिछले 18 वर्षों से इस शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। उस वर्ग को समाज के हम लोग लेते हैं जो वर्ग अधिक फीस के बड़े विद्यालयों की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से काम करते हुए, पहले मैं एक शिक्षक हूँ, तो आप सभी शिक्षकों को मैं नगर के, ज़िले के और तमाम क्षेत्रों के जो शिक्षक हैं उनको मैं अपनी ओर से हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक अपनी कला को, अपने ज्ञान को, अपने काम को बच्चों में पिरोता रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग करता रहे। धन्यवाद। हाँ मैम, शिक्षक दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं प्रोफेसर इशरत जहाँ, लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज मुगल राय, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहा जाता है, वहाँ पर मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ और
कई वर्षों से मैं 22 वर्षों से वहाँ हिंदी पढ़ा रही हूँ। मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस 33 वर्ष है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये इस दिन की महत्ता इसीलिए है कि सबसे बड़ा कोई दानी होता है तो शायद मेरी नज़र में गुरु ही होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपना सब कुछ, अपना सत्व, अपना अच्छे से अच्छा ज्ञान जो उसके पास है, और अगर नहीं होता है तो वो कहीं से खोज के भी बच्चों की मंशा को, बच्चों की इच्छाओं को और बच्चों के जो सोच विचार है उससे पूरा करता है। अच्छा, जैसा कि आजकल शिक्षा नीति में जो बदलाव हो गया है और आजकल ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों की घटना है, एक न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि स्कूल के बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को वो मार दिया, घायल हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को आजकल हम मोबाइल पैदा होते ही साथ 2 महीना 3 महीना होता है उसे बिज़ी करने के लिए कार्टून लगा कर दे देते हैं, जबकि हम लोगों का एक समय था कि हम लोग श्रवण कुमार की कथाएं सुनते थे और हम लोग देश में महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ उनके विचार क्या थे। आजकल नई शिक्षा नीति में कौशल विकास तो है, नो डाउट, मगर नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। और जो मॉरल साइंस है, अगर मॉरल साइंस भी उसमें जोड़ दिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे इस तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई ना करें। और माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों के लिए बढ़ गई हैं। माता पिता चाहते हैं कि भाई बच्चे मेरे सबसे बेस्ट हों, तो उस पर पीयर प्रेशर होता है एक प्रकार का। इसको पीयर प्रेशर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बच्चों को सोचने की शक्ति खो देते हैं बच्चे और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अगर बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जाए, बच्चों को ये कहा जाए कि नहीं, तुम अगर जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वही क्षेत्र तुम्हें पसंद होगा, उसी क्षेत्र में तुम्हें जाना है, और भ्रातृत्व की भावना, मॉरल साइंस, ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से घर से ही देनी प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि गुरु के पास कितनी देर बच्चा रहेगा? 4 से 5 घंटा रहेगा। नो डाउट बहुत फ़र्क पड़ता है गुरुओं के व्यवहार से, मगर घर में माता पिता बच्चों को कहते हैं कि तुम पीछे क्यों आए हो, तो उससे लगता है कि मुझे सबसे आगे रहना है, चाहे हिंसा के द्वारा किसी की बात सुनना नहीं है। और बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उसके लिए माता पिता उनसे बात नहीं करते हैं, उनको समय नहीं देते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि आजकल के अभिभावक यानी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर लेते हैं? स्कूल में दाखिला कराने के बाद वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस इंग्लिश ही बोलना शुरू कर दे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादातर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑलराउंडर रहे, उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, उनका बच्चा, क्योंकि पांचों उंगलियां जिस प्रकार बराबर नहीं होती हैं उसी प्रकार सारे बच्चों की मानसिक स्थिति भी बराबर नहीं होती है। आप उनकी स्थिति ये देखिए कि कोई बच्चा किस IQ का है। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति में एक प्रारूप आना चाहिए कि बच्चों का IQ टेस्ट होना चाहिए। IQ टेस्ट के द्वारा बच्चे को क्या उसका IQ है, किस लेवल का IQ है, उस पर कोई प्रेशर नहीं हो, उस पर कोई दबाव, मानसिक दबाव ना पड़े माँ बाप का। इसके लिए बच्चों के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्लासेस भी अरेंज करना चाहिए। जो साइकेट्रिस्ट जो ये भावनाएं बच्चों के अंदर बढ़ रही हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, बच्चे फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, माँ बाप की इच्छाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो बच्चों को इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो एक स्कूलों में एक सेशन या सैटरडे का दिन या शनिवार के दिन में किसी एक पीरियड या 2 पीरियड में
साइकेट्रिस्ट आना चाहिए, बच्चों से बातचीत करें, बच्चे आपस में समझें, एक दूसरे से बात करें, अपनी समस्याएं डॉक्टर को कहें, और डॉक्टर फैमिलियर रहे, टीचर फैमिलियर रहें, माता पिता उनके सामने दानव के रूप में ना आए, टीचर दानव के रूप में ना आए, और वो सब एक मित्रवत व्यवहार करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से बात किया और शिक्षक दिवस पर इतना सारा कुछ जानकारी दी आपने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका चैनल स्टार न्यूज़ बहुत तरक्की कर रहा है, और मैं आशा करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इससे और आदि उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं। धन्यवाद। शिक्षक होने के नाते मैं समस्त भारत में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो भी एक शिक्षक होते हैं, जितने भी मेंटर होते हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन मेंटर्स को सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ शिक्षक दिवस की। ये कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें और अपनी जिम्मेदारियों को याद करके ये दिन मनाएं। नमस्कार, द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों की बनारस सर्व विद्या और काशी कला संस्कृति की राजधानी है, और यहाँ से अनेक विद्वान, महापुरुष, रचनाकार, साहित्यकार पैदा हुए हैं और पूरे विश्व में अपनी रचना शैली से, अपने साहित्यकार से पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। तो ऐसे में हम आज आए हैं वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में ऐसे एक रचनाकार, साहित्यकार के पास। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इस सप्ताह की हमारे चैनल की मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां, जो कि इन्होंने न सिर्फ रचनाकार अपने रचना के माध्यम से न सिर्फ रामचरितमानस पे कई किताबें लिख चुकी हैं, बल्कि इन्होंने विदेशों में भी अपनी रचना और साहित्य का परचम लहराया है। तो हम बात करते हैं ये डॉक्टर इशरत जहां से कि हाँ मैम, आप ये बताइए कि आप तो मध्य प्रदेश से आई हैं और मध्य प्रदेश से जो है कि बिलोंग करने वाली हैं, और ऐसे में आपका रचना और साहित्य के प्रति लगाव कैसे हुआ? मेरे पिता महाभारत और रामचरितमानस के पहले VCR चलता था, और उसके बड़े बड़े कैसेट वो जमा के अपनी लाइब्रेरी में रखते थे, और गीता वचन और गीता सत्य उस पर हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन होता था, रामचरितमानस पर भी काफ़ी डिस्कशन होता था। और वो अलीगढ़ से पढ़े हुए थे और बहुत फॉरवर्ड मुस्लिम्स की फैमिली से हैं। वो कांग्रेस में वो एक नेता के रूप में भी थे, MLA भी थे, मगर उनका रुझान हमेशा साहित्य की ओर था, और उनका वही रुझान मेरे अंदर आ गया। वो तो ठीक है कि, लेकिन आप तो पहले मिस MP भी रह चुकी हैं, और इतने मतलब ग्लैमर लाइफ में रहते हुए आप साहित्य की तरफ अचानक आप मुड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्लैमर तो नहीं कह सकते कि ग्लैमर में कोई उलझ सकता है। वास्तव में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी थी MA में, और MPhil भी किया मैंने, LLB भी किया, B.Ed भी किया, PhD BHU से किया मैंने। तो मैंने बहुत सारी डिग्रियां इसलिए नहीं ली थी कि मैं ग्लैमर की दुनिया में जाऊं। मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं साहित्य सेवा करूं, और साहित्य मुझे बहुत प्रिय रहा क्योंकि मेरे पिता को प्रिय था, और हम दोनों ही साहित्य प्रेमी थे, और आज भी हम इस पर ही अटे हुए हैं। क्या बात है। आप जो है कि साहित्य को लेकर ही इतना कुछ जो है कि आप लिख चुकी हैं, इतनी किताबें आपने लिखा है, और कई देशों की भी आपने यात्रा की है। अब तक आपने किन किन देशों की यात्रा की? मैं लगभग 7 देशों की यात्रा मैंने की है। उसमें इंडोनेशिया,
थाईलैंड में भारत कल्चर के साथ थाईलैंड का प्रोग्राम हुआ था, मलेशिया, मॉरिशस और अबू धाबी, दुबई और डेनपसार, बाली और इस प्रकार से बहुत लगातार इधर बीच हर साल ही मेरा विदेश से विश्व हिंदी सम्मेलन होता है 10 जनवरी को, तो उसमें बुलाया जाता है मुझे और मुझसे हिंदी पर लेक्चर लिया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ इधर बीच बहुत सारे देशों की यात्राएं कर रही थी। मैं सऊदी अरेबिया भी जा चुकी हूँ और मैंने अपने जीवन में यहाँ पर जाकर एक नई इस पुस्तक में मेरी विश्व रूप राम के प्रति विश्व की दृष्टि, ये विश्व रूप राम के प्रति विश्व दृष्टि ये आपने लिखी है? जी, ये मैंने अभी एकदम नई किताब आई है, किताब वाले प्रकाशन है, ये दिल्ली से प्रकाशित है। डॉक्टर ईशर जहां के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है विश्व रूप राम, जिन्होंने राम पर इतनी सारी किताबें लिखी हैं और ये इनकी ये नई लेटेस्ट बुक है जी, ये प्रकाशित हो रही है। तो ये बताइए कि आप एक मुस्लिम परिवार से होते हुए और जहाँ तक कि उर्दू लैंग्वेज पर, उर्दू अल्फाज पे आप लोगों का इतना मतलब वो रहता है, उसके बावजूद आपको हिंदी साहित्य लिखने में और हिंदी साहित्य पढ़ने में और बोलने में क्या कभी उलझन सी नहीं महसूस हुई? कभी नहीं। हम मैक्स मूलर को मैंने पढ़ा कि जो भी है आर्य संस्कृति हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है और हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम आज श्री राम पर हमने इस किताब में लिखा है कि पूरे विश्व में किन किन रूपों में राम की पूजा की जाती है, थाईलैंड में किस रूप में पूजा जाता है, मॉरिशस में किस रूप में, अबू धाबी में किस रूप में, वहाँ पर तो मंदिर भी बना है, उस मंदिर में भी मैं गई जिसमें 4 भगवानों की स्थापना की गई थी। तो जब पूरा विश्व अब एक होने वाला है तो इस समय हिंदू मुसलमान उर्दू ये सारी भाषा, ये AI का ज़माना है और इस समय हमें मिलके विकास करना है। जब हम अपने धर्मों को और अपने आर्य संस्कृति को और जब हम हिंदू धर्म को अपनाएंगे तो वो लोग भी मुस्लिम धर्म की अपेक्षा करेंगे। कि ये देखिए कि हमारे कुरान में भी एक लाइन है कि अगर तुम दूसरों के धर्मों की इज्जत करते हो तो तुम्हारा भी धर्म इज्जत पा सकता है। क्या बात है। तो ये थी इस सप्ताह की हमारे चैनल की मेहमान डॉक्टर ईशर जहां, जिन्होंने साहित्य पर काफ़ी कुछ लिखा है और कई विदेशों की यात्रा भी कर चुकी है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे हमारा ये